हेलो दोस्तों, आज हम उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो 2 वीडियो बनाए थे वो प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव में और उनकी योग्यताओं में, वो हम अभी आपसे बात करेंगे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 63 to 67 तक इनके अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट की बात बताई गई है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का भी प्राविधान है। दूसरा आर्टिकल 64 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात की गई आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 में अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, इन द एब्सेंस ऑफ राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की तरह एक्ट करेगा। एब्सेंट हो सकता है या सीट वैकेंट हो सकती है या बीमार हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, या उसके ऊपर इम्पीचमेंट या महाभियोग के द्वारा हटाया जा चुका हो। यानी कि यदि राष्ट्रपति की सीट वैकेंट है तो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की तरह एक्ट करेगा, लेकिन ये समय होगा केवल 6 मंथ, केवल 6 महीने के लिए इसके पास पावर रहेगी उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की तरह एक्ट करने की। उसके अंतर्गत आप फिर चुनाव करना पड़ेगा। यानी वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट या इन द इलनेस ऑफ प्रेसिडेंट या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, किन्हीं कारणों से हो, केवल मैक्सिमम 6 मंथ तक वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है। ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 65 के अंतर्गत बताया गया। अब अनुच्छेद 66 यानी आर्टिकल 66 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात की गई कि चुनाव कैसे इसका होता है, जो कि अभी हम बात करेंगे। आर्टिकल 67 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम 5 साल का होता है। यानी टर्म जो होता है कितने साल का होता है, 5 साल का। यानी शपथ लेने वाले दिन से लेकर 5 साल का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उसके अलावा जो भी हटाने की प्रोसेस वो सब अलग है, वो तो आपने लोगों को राष्ट्रपति के दौरान ही हमने बताया था। फिर आप आ जाइए आर्टिकल 68 यानी अनुच्छेद 68। इनमें क्या होता है कि इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति की सीट को भरा जाता है। कैसे चुनाव होता है वो हमने राष्ट्रपति के दौरान बताया, फिर भी हम थोड़ा सा शार्ट में यहाँ पर भी बता देंगे। हमारा वीडियो राष्ट्रपति वाला भी देखिएगा, वहाँ पर काफ़ी सिमिलरिटीज उपराष्ट्रपति के चुनाव में मिलेगी। अब बात आई आर्टिकल 69 अनुच्छेद 69 में, टेक ओथ बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति जो होता, उपराष्ट्रपति जो होता है वो उसे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। यदि राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाते तो उनके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अनुच्छेद 69। यानी आर्टिकल 70 यानी अनुच्छेद 70 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के हटने पर क्या क्या वर्क राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करता है उसके बारे में बताया गया है। और फिर आपका आ जाएगा अनुच्छेद 71 यानी आर्टिकल 71। तो इसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कनेक्टेड है राष्ट्रपति के चुनाव से, कितनी सिमिलरिटी है, उनके बारे में बताया गया है। अब आ गया कि पहले जो उस राष्ट्रपति का चुनाव होता था वो उसका तरीका अलग था। 11वें संविधान संशोधन के अंतर्गत या 11वें संविधान अमेंडमेंट के अंतर्गत ये बताया गया कि चुनाव जो होता है, पहले जो होता था उसमें क्या था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग ज्वाइंट बैठते थे और एक साथ चुनाव की प्रक्रिया होती थी। लेकिन अब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर अलग अलग वोट डालते हैं। अब अगला क्या है कि अब बात आई कि इलेक्शन कैसे होता है, यानी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, द इलेक्शन प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन प्रोसेस
राष्ट्रपति की तरह से बिल्कुल समान है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में फर्क क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं, नॉमिनेटेड नहीं, चुने हुए सदस्य ही एकल संक्रमणी पद्धतियों अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान करेंगे। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव लगभग सिमिलर है। फर्क यहाँ पर क्या है? फर्क ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा यानी राज्यसभा ने दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा साथ में स्टेट यानी राज्य के एमएलए एमपी यानी विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं यानी विधानसभा के सदस्य एमएलए और विधान परिषद के सदस्य एमएलसी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य एवं नामित सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए मेंबर केवल पार्टिसिपेट करते हैं और जो नॉमिनेटेड सदस्य वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या 12 होती है। ये भी चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो ये पहला पॉइंट, एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ both the House of Parliament take part, but presidential election nominated member are not a part of electoral college. यानी सेकंड है, for vice president election state have no role to play unlike president election where state legislative assemblies elected member are not taking part of vice president election। जैसा कि हमने हिंदी में आपको बताया कि स्टेट के जो मेंबरान है चाहे एमएलए हो एमपी वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इसके अलावा जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर जो एंग्लो इंडियन 2 थे वो तो अब सीट खत्म कर दी गई। अब बात आई इम्पीचमेंट की, महाभियोग की बात करेंगे। महाभियोग में क्या है? वही सिस्टम है जैसा कि राष्ट्रपति में होता है, लेकिन यहाँ पर महाभियोग यानी फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के सदस्य बहुमत 14 दिन पहले नोटिस देनी होती है वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। उसके बाद क्या होता है, लोकसभा के बहुमत से पारित हो जाता है और इसके बाद वो लोकसभा में जाता है और लोकसभा में वो प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति को हटा समझा जाएगा। तो यह सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कोई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक संविधान में लिखा है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि उसके प्रति इम्पीचमेंट किस कारण से लगाया जाएगा, जबकि राष्ट्रपति के केस में था कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग या इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इम्पीचमेंट में ऐसा कोई जिक्र है, जैसा कि राष्ट्रपति के केस में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। यहाँ पर कोई तो ये लिखा हुआ है, देयर इज नो फॉर्मल इम्पीचमेंट फॉर वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा सिंपल कैन पास रेजोल्यूशन with a majority of Lok Sabha can pass it, also unlike President of India who can be impeached on the ground of violation of Constitution. There is no ground mentioned in the Constitution for removal of Vice President in India. वाइस प्रेसिडेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ इम्पीचमेंट के बारे में नहीं लिखा, जबकि राष्ट्रपति के केस में था कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाया जाएगा। अब क्या है, बात आई वेतन की बात करेंगे। तो उपराष्ट्रपति को कोई वेतन या भत्ता दे नहीं होता है। उसे जो भी वेतन या भत्ता दिए जाते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिए जाते हैं, यानी चेयरमैन पर्सन ऑफ राज्यसभा। उसका वेतन और भत्ता लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन या भत्ते के बराबर होता है। अब बात आई वेतन कितना होता है, तो सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की 1.25 लाख पर मंथ होती है। तो इसे जो सैलरी दी जाती है उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दी जाती, बल्कि उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में यानी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के रूप में उसे जो भी वेतन और भत्ता दिया जाता है उसके संबंध में दिया जाता है।
और जैसे इतना ही वेतन और भत्ता लोकसभा अध्यक्ष ने स्पीकर को भी दिया जाता है। अब बात आई कि राष्ट्रपति 2 टर्म में कौन कौन रहे, तो 2 टर्म में राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने। ये 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे, 2 टर्म में रहे। फिर हामिद अंसारी, अभी जल्दी हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक 2 टर्म तक के उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद वेंकैया नायडू थे। इसके बाद अब इस समय प्रेजेंट टाइम जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ जो बने ये में भी 7 अगस्त 2022 को बने हैं। 7 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने। और ये पहले कलकत्ता में राज्यपाल थे, यानी कि जो टीएमसी गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी वाली गवर्नमेंट में, वहाँ पर ये राज्यपाल थे। और उस समय में इनकी ममता बनर्जी से बनती नहीं थी, बड़े डिस्प्यूट हुए थे। तो ये तरीके से बीजेपी माइंडेड लगते हैं। और वैसे भी राज्यपाल और राष्ट्रपति ये कोई पार्टी का मेंबर नहीं होता है। अब यहाँ पर आई कि चुनाव में बात करें तो चुनाव में 75 ईयर एज होनी चाहिए कम से कम उपराष्ट्रपति के चुनाव में। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए उपराष्ट्रपति। और लेकिन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये जितने कुछ हैं ये सब लाभ के पद नहीं माने गए हैं। संविधान में इन्हें लाभ का पद नहीं माना गया है। लाभ के पद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सरकारी नौकरी करते हैं उनका लाभ का पद माना गया है। तो कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो उसे उपराष्ट्रपति बनने पर रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया उपराष्ट्रपति की बात। अब संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस देकर राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से उसे हटा सकता है। तो हमने ऑलरेडी इम्पीचमेंट की बात कर दी है। अब यहाँ पर कोई मैटर हम समझते उपराष्ट्रपति में नहीं बचा, और कैसे चुनाव होता है सारी बात हो गई। अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारा हौसला अफजाई करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम आपको अच्छी चीज। पहला क्वेश्चन ये है, कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा है कि Who was the one day CM in India, वो कौन सा व्यक्ति है जो भारत में किस स्टेट में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना था, उस व्यक्ति का नाम और किस स्टेट में वो मुख्यमंत्री एक दिन के लिए बना था, आपको इसे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। Who was the one day चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन व्हिच स्टेट, आपको बताना है कि कौन से राज्य में एक दिन के लिए कोई मुख्यमंत्री बना था और वो राज्य कौन सा है और उस मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, थैंक यू।